हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी बॉन्ड लेंथ और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से थे, वे सब है ना, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल, बंद कोण। बॉन्ड एंगल क्या होता है? अब ऐसे तो आपको पता है कि बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी अणु में दो बॉन्ड के बीच का बंध के कोण, ये को बोलोगे ना आप, किसी बॉन्ड के बीच का कोण। पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा ना एग्जैक्ट डिफाइन आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं इथीन है जैसे, अब इसके अंदर, इथेन के अंदर ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, तो इनके बीच का बॉन्ड थोड़ी होगा। तो इसलिए बॉन्ड एंगल की जो डिफाइन है उसमें एक वर्ड है पर्टिकुलर, उसको आपको माइंड में रखना है। और वो है कि किसी परमाणु, किसी अणु में दो निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब एडजेसेंट, जैसे ये और ये, तो इनके बीच का एंगल आएगा। ठीक है, तो डिफाइन क्या हुई, अणु में किसी निकटवर्ती बंधों के मध्य का कोण ही बंध कोण कहलाता है। तो निकटवर्ती वर्ड जो है ना, एडजेसेंट बॉन्ड, निकटवर्ती मतलब एडजेसेंट बॉन्ड के बीच का एंगल ही बॉन्ड एंगल होगा। और कोई भी एक एग्जांपल, जैसे अब ये कौन है आपके C2H6 है, ये sp3 है, तो आपको पता है इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 10928। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। बॉन्ड एंगल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन से फैक्टर है जो उसको प्रभावित करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, एक अपना शब्द है, बस इसी को आप ध्यान में रख करके उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करती है कोई भी ऐसा कुछ एग्जांपल आप दिमाग में लेके आओ जिससे आप उसको एक्सप्लेन कर सको। इसके लिए एक छोटा सा, आपने अगर ध्यान हो और आप आपके इनऑर्गेनिक में भी आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी, अगर आप देखें तो देखो, अगर ये आपका सेंट्रल एटम है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड के जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोलते हो, बॉन्ड पेयर। और जो लॉन पेयर होता है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता अगर ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर हो जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये इधर शिफ्ट होने से इन बॉन्ड पेयर के बीच में डिस्टेंस क्या हुई, कम हो गई। कम डिस्टेंस पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल जिसमें ए कौन है, सेंट्रल एटम, तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता ज्यादा होने पर बंध कोण क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 1। इस सेंट्रल एटम के लिए, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणता बढ़ने से, कि इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है, बॉन्ड एंगल कम होता है। क्या होता है, रिपल्शन होगा, बढ़ता है। ठीक है, और इसको आप डायग्राम से समझोगे तो याद भी रहेगा जो मैंने आपको समझाया। अगर इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा हो रही है तो ये बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ वाले यहाँ अगर आपको आएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन से बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे अगर इसी केस को हम स्टडी करें फॉर दिस, इसके लिए डिस्कस करें वापस। अब मैं कहूँ नहीं, सेंट्रल एटम की बजाय मैं बी के लिए अगर बात करूँ, तो बी एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो नेचुरल है ये बॉन्ड पेयर किधर जाएगा, इधर जाएगा। इधर जाएगा यानी कि ये इनके ये यहाँ पे आ जाएगा, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा। ज्यादा डिस्टेंस होती है इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होती है क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसलिए बी के लिए, ये किसके लिए था, ए के लिए। तो बी के लिए अगर विद्युत ऋणता बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ती है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल इनऑर्गेनिज्म में है, आपके पास भी है। जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि PCl3, PBr3, PI3, अब आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन हो गया, ए, ये तो फास्फोरस हो गया। और ये कौन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके बॉन्ड एंगल की वैल्यू आप बुक में देखना, एक एग्जांपल दे देना, तो आपके पास एक अच्छा खासा
पॉइंट तैयार हो जाएगा। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एंगल को कैसे अफेक्ट करती है। यही चीज आपके इनऑर्गेनिक में भी काम आएगी। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट आपको डिस्कस करना था वो क्या आता है, ऐसे क्या बनता है, अनुनाद यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस से बॉन्ड एंगल अफेक्ट नहीं होता है, कोई भी रेजोनेंस होता है क्योंकि उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम जहां है वहीं रहेंगे, इसलिए रेजोनेंस से बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। ये लाइन लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद सह से क्या आता है, संकरण, और बै से क्या आता है, बंद क्रम, है ना, हाइब्रिडेशन और बॉन्ड ऑर्डर। इसका मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को आप माइंड में रखेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं से यानी संकरण को अगर समझाना चाहता हूं तो आपको पता है ना, संकरण हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें, sp3, डबल में क्या होता है sp2, ट्रिपल में क्या होता है sp, सिंगल में बॉन्ड एंगल कितना होता है बताओ, sp3 में बॉन्ड एंगल कितना है 1098, sp2 में कितना है 120, इसमें कितना है 180। नाउ यू कैन लुक, आपको अपने आप रिलेशन समझ में आ रहा है कि संकरण से बंद कोण बदल रहा है। इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर से भी आप रिलेटेड कर सकते हो, जो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था बॉन्ड लेंथ में। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है इसके अंदर, इसमें 25% है, इसमें कितना है 33% है, इसमें कितना है 50% है। तो देयर इज ए रिलेशन कि जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है ना, यानी एस बॉन्ड एंगल आपका प्रोपोर्शनल हो गया किसके, परसेंटेज एस करेक्टर के। ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो ये क्या पॉइंट हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल चेंज होता है। इतने से आप लिख करके एक एग्जांपल देके इसको एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट पॉइंट कौन सा था, बैर यानी बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम। बॉन्ड ऑर्डर इसी एग्जांपल को समझाना है। जब संकरण समझाना हो तो संकरण यानी हाइब्रिडेशन लिख दो, और जब बॉन्ड ऑर्डर समझाना हो तो इस लाइन को मिटाना, बाकी यू का यू रह जाएगा, और यहाँ पे आप लिख लो बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है ना, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स, परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या। तो इसमें कितना है 1, इसमें 2, इसमें, तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बंद कोण भी बढ़ता है। तो यहाँ इसके बॉन्ड एंगल का रिलेशन किसके साथ आ गया, बंद क्रम के साथ आ गया। तो इस तरह से अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार हो गया बॉन्ड एंगल का। तो बॉन्ड एंगल उसकी डिफाइन, उसका एक अच्छा एक दो एग्जांपल, और फिर आप उनको फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते लिख के आओगे तो आपको वो अच्छे नंबर दे देगा। लास्ट बॉन्ड एनर्जी, एक और अच्छा पार्ट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, वही बात होगी, बंध जब बनता है तो एनर्जी निकलती है, लेकिन उसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए वापस एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी की डिफाइन दो तरह से आती है, लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल में कोई एक मॉलिक्यूल तो बनता नहीं कि उसमें एक बॉन्ड बना। तो किसी अणु में बंध विशेष को निर्मित होने में जो ऊर्जा निकलती है, या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ किसी अणु में बंध विशेष को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। इस परिभाषा को दोनों तरह से बोला जा सकता है, बंध ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं, बंध ऊर्जा की अगर लिखोगे तो क्या होगा, लेकिन हमेशा एक मोल के लिए करेंगे, ठीक है, कि किसी अणु में एक मोल बंध निर्माण के लिए के निर्माण में मुक्त ऊर्जा ही बंध ऊर्जा कहलाती है। या अणु में किसी बंध विशेष, एक मोल बंध विशेष को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, तो उसके लिए हम बोलेंगे इसको बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। फिर वही परिभाषा जब आप दोगे, परिभाषा को लिखने के बाद फिर एग्जाम्पल भी देने बॉन्ड के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल है अपने पास, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। इनकी बॉन्ड एनर्जी हमेशा याद रखो, CH बॉन्ड है उसकी एनर्जी याद रखो, और उसके लिए आप सिंगल बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है बताओ, देखें 80 के आसपास होती है किलो कैलोरी पर मोल। हमेशा जो भी डिफाइन आएगी एक मोल के लिए आएगी, एक मोल के लिए ही डिफाइन होती है। आप जब भी बुक में से भी पढ़ोगे तो आप ढंग से
देखिए कि 1 मोल के लिए ये कितने के लिए होगा, इसका जस्ट डबल, इससे थोड़ा सा डबल करके कुछ वैल्यू कम करें तो 142 के अराउंड होती है, इसकी वैल्यू 192 के अराउंड होती है। तो यहाँ पे एनर्जी का रिलेशन आता है। एग्जाम्पल भी आपको याद में रखना है। एक यहाँ पे छोटा सा पार्ट आता है, एवरेज बॉन्ड लेंथ भी आती है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी, औसत बंध ऊर्जा भी आती है। तो एवरेज वर्ड का यूज कब करेंगे, जब एक ही प्रकार के बॉन्ड, सेम टाइप ऑफ बॉन्ड बहुत सारे हों। जैसे आपके CH4 मीथेन का एग्जांपल बहुत बढ़िया है। अब इसमें कितने बॉन्ड हैं मेरे पास, तो 4 CH बॉन्ड है, लेकिन सबकी एनर्जी सेम नहीं है। तो टोटल 4 जो CH बॉन्ड हैं, उन चारों CH बॉन्ड की जो एनर्जी है उनको ऐड करके फिर हम डिवाइड करेंगे, दैट इट इज x। तो एक CH बॉन्ड की एनर्जी क्या हो गई, x/4। तो इसको बोलते हैं औसत बंध ऊर्जा। तो औसत बंध ऊर्जा की परिभाषा क्या हुई कि अणु में जब एक ही प्रकार के बंध बहुत सारे होते हैं तो सभी बंधों की ऊर्जाओं का औसत ही क्या कहलाता है, औसत बंध ऊर्जा। और एक दो एग्जांपल, जैसे मीथेन का एग्जांपल भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल भी है, आपके पास और भी एग्जांपल उसमें आ सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा ढंग से नोट करके एग्जांपल को जो भी आपको याद हो इजीली उसको वहां पे दे देंगे, तो बॉन्ड एनर्जी का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और फिर वापस वही बात आ गई कि उसको प्रभावित करने वाले कारक, बंद ऊर्जा को तो वो कौन सा, वो एक शब्द मैंने आपको बताया कौन सा, वे सब। तो बंद ऊर्जा को भी प्रभावित कौन कौन करते हैं, वे सब। उसमें विद्युत ऋणता, वापिस वही फैक्टर आपके काम आ जाएगा। देखो इसी एक ही वर्ड से मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, चाहे बॉन्ड लेंथ हो, चाहे बॉन्ड एंगल हो, चाहे बॉन्ड एनर्जी हो। अब बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता बंध ऊर्जा को कैसे प्रभावित करती है, तो एक बहुत छोटे से तरीके से आप समझा सकते हो कि जैसे एक ये बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो आपको पता है कि जब दोनों बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर आता है। इनऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप, प्रतिशत आयनिक गुण, परसेंटेज आयनिक करेक्टर, प्रतिशत आयनिक गुण। और इसका एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो तो इसको याद भी करना पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जिसको आप याद रखना। मैंने कहा ना इनऑर्गेनिक में इनका बहुत रोल है, लेकिन अपन ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, अपन को छोटे रूप में इसको समझाना है केवल। एक्स क्या है यहाँ पे, ए और बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा आएंगे, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो जब भी कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर आएगा, आयोनिक करेक्टर आयंस का मतलब उनमें अट्रैक्शन हो रहा है, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड क्या है, बहुत स्ट्रांग होता है। कोवलेंट बॉन्ड से, सहसंयोजी बंध से आयनिक बंध ज्यादा प्रबल होता है, स्ट्रांग होता है। तो जितना ज्यादा आयनिक करेक्टर आएगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी इक्वेशन लिख करके एक एग्जाम्पल दे देंगे तो आपको ये विद्युत ऋणता वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अनुनाद, अनुनाद से तो आपने पढ़ा ही है। रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस से क्या होता है, मॉलिक्यूल में स्टेबलाइजेशन होता है, स्थायी होता है, इसलिए बंद ऊर्जा बढ़ती है। संकरण और बंद क्रम का एग्जाम्पल वापिस वो का वही आएगा, अभी भी मैंने लिखा था, उसी एग्जाम्पल को आप यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, जो हर साल आप जब 5 साल के पेपर उठा के पढ़ोगे, पेपर जरूर पढ़ना, पेपर पढ़ने से क्या आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, क्या कभी बंद ऊर्जा पूछ लेता है, कभी बंद कोण पूछ लेता है, कभी बंद लंबाई पूछ लेता है। उस समय पर अपन क्या ऊट पटांग लिख के आते हैं। सिस्टमेटिक होना चाहिए कि डिफाइन लिख करके, एग्जाम्पल लिख करके और फैक्टर्स को थोड़ा समझा के आएंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो आज आप बुक खोलें और इन तीनों को बहुत अच्छे से स्टडी कर लें। थैंक यू।